राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम देखेंगे 2026 कैसा रहेगा वृषभ लगन के लिए। मून साइन और असेंडेंट साइन दोनों को देखना है आपको, है ना, इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। ठीक है। तो देखिए, आपके लिए सबसे मेन क्या है अभी फोकल पॉइंट। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एरिस के लिए देखा था, मेष राशि के लिए उनके केस में 12th हाउस। ठीक है। 12th हाउस उनके केस में फोकल पॉइंट था, एक 12th हाउस था और सेकंड इनके केस में 9th हाउस था एरिस मेष लग्न की कुंडली में। अभी आपके केस में फोकल पॉइंट यानी पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा? सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट में मीन राशि आपके 11th हाउस और 8th हाउस, ये दोनों हाउसेस फोकल पॉइंट रहेंगे थ्रू आउट द ईयर 2026 में। ठीक है। अब उसमें देखिए, अभी और जुपिटर का ट्रांजिट मेनली आपके सेकेंड हाउस में रहेगा। जुपिटर जनवरी से लेके मई तक, पूरा जनवरी से लेके मई तक आपके सेकेंड हाउस में रहेगा जुपिटर। उसके बाद आएगा जून से लेके अक्टूबर में कैंसर राशि में आएगा जुपिटर। ठीक है, आपके थर्ड हाउस में। फिर उसके बाद अक्टूबर के बाद आएगा आपका, यानी साल के अंत में एंड में आएगा फोर्थ हाउस में। तो ये हो गए जुपिटर के ट्रांजिट। तो इन जनरल सैटर्न तो अपनी राशि चेंज नहीं करने वाला 2026 में, क्योंकि इसी साल में वो 2025 में मार्च 2025 के बाद से पाइसिस में रहेगा, तो पूरे 2026 में भी वो पाइसिस में ही रहेगा। ठीक है। तो और जुपिटर सिर्फ आपके सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इन तीनों हाउसेस को एक्टिवेट करेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन हाउसेस के भी रिजल्ट मिलेंगे आपको थ्रू आउट द ईयर। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। तो मेनली रिजल्ट क्या क्या रहेंगे। तो जैसे आपका 11th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव रहेगा, तो 11th हाउस ऑब्वियस है, गेन्स को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना, आपके लॉन्ग टर्म इनकम इनकम हो गया, जो भी आपके एम्बिशंस है लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करता है ना, ओवरऑल विश फुलफिलमेंट को करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर लेट से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इस साल एग्जाम पास हो सकता है कोई, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि ये भवत भवम कंसेप्ट के हिसाब से 6 आता है 11th हाउस। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट है तो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है, किसी कंपटीशन जीत सकता है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो तो वो स्पोर्ट्स पर्सन में उसको कोई रिकग्निशन मिल सकता है ना। तो उस केस में भी अच्छा है। जो लोग जॉब में है, ठीक है, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो 11th हाउस उसको आपको नई जॉब मिल सकती है, आप नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है। और उस केस में अगर कोई देख रहा है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी 11th हाउस आपकी विश फुलफिल, कोई भी विश होगी आपकी तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे बस। लेकिन प्लेनेट जो है सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न क्या करेगा, थोड़ा स्लो रिजल्ट देगा, तो आपको पेशेंस रखना है ना। तो वो डिमांड क्या करेगा आपसे? पेशेंस। तो वो पेशेंस डिमांड करेगा, तो आपको ऑब्वियस है थोड़ा टाइम लग सकता है चीजों को, तो थोड़ा रेस्टलेस फील कर सकते हो इस केस में। और यूजुअली आपको मिड 2026 के बाद उस रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तब तक आपको ना शुरुआत में देखोगे, जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में आपको 8th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे जनवरी से लेके मई तक के। ठीक है, जनवरी से लेके मई तक का जो भी फेज है आपको 8th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अभी क्या प्लैनेट है आपके उस चार्ट कुंडली में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक इन जनरलाइज तो देखोगे कि 8th हाउस से रिलेटेड आपको इवेंट मिलेंगे। तो उसमें आपका डिपेंड करता है, जो भी है अभी लेट से 8th हाउस में सजिटेरियस साइन है, तो 8th हाउस एक्टिव रहेगा, तो आपको देखना है जुपिटर किस हाउस में प्लेस्ड है, उस हाउस से रिगार्डिंग भी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। फिर मिड 2026 के बाद यानी जून से लेके 2 जून से लेके अक्टूबर तक आपको पाइसिस, वो फिर से उसका लॉर्ड भी जुपिटर ही है, तो वो काइंड ऑफ सेम ही हो गया। लेकिन हाँ, आपको क्या देखना है, उसका डिस्पोजिटर यानी जुपिटर कहाँ बैठा है, उस जुपिटर के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट है, या फिर उस 8th हाउस में कोई प्लैनेट तो नहीं है, वो किस हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस में, अपना 11th हाउस में भी देखिए कोई प्लैनेट तो नहीं है, वहां पे किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट तो नहीं है। उसका डिस्पोजिटर जहाँ बैठा है, जिधर भी बैठा होगा आपके कुंडली में, तो वो किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट तो नहीं है, उसके किसी दृष्टि तो नहीं है, तो उस हिसाब से रिजल्ट थोड़े बहुत डायल्यूट हो सकते हैं, है ना। तो आपको वो देखना, हम एक जनरलाइज अप्रोच लेके चल रहे हैं। लेकिन सैटर्न जहाँ पे भी बैठता है, जैसे हमने लास्ट
मेष लगन के इसमें बताया था कि सैटर्न जहाँ पे भी बैठेगा वो आपका फोकल पॉइंट बन जाएगा। तो आपके केस में 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हाउस विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो हो सकता है आपकी कोई विश हो, बहुत पुरानी विश हो, वो पूरी हो सकती है अभी, क्योंकि सैटर्न क्या है, कोई कोई अगर सैटर्न क्या करता है, 11th हाउस सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न पुरानी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपका किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ अचानक से आप फिर से जुड़ो, फिर या उसका कॉल आ जाए, या फिर आप फिर से उनके साथ सोशलाइज करना शुरू कर दो, है ना? तो आपके ओल्ड फ्रेंड्स के साथ भी कोई नया नेटवर्क बिल्ड हो सकता है आपका। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, अच्छे नेट रिलेशन रखने हैं लोगों के साथ, अपना सोशल सर्कल अच्छा रखना है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखने हैं, वहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रखना है, ठीक है? तब जाके आपको इस हाउस से रिलेटेड अच्छे इवेंट मिलेंगे, है ना? थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा डिले हो सकता है ना, चीज़ों में। डिले यानी इतना डिले नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रहेगा, थोड़ा बहुत उस हिसाब से अच्छा है आपके लिए। अभी देखिए उसमें भी, अभी वो हो गया 8th हाउस। 8th हाउस फिर मिड अपने शुरुआत में आपके जनवरी से लेके मई तक, जून तक आपका 8th हाउस रहेगा। तो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस सडन इनकम को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आपकी इच्छा हो रही होगी कि एकदम से आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर लूं। ऐसा हो सकता है आपको कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे कोई पैसा कमाने का जरिया मिल सकता है। कोई ऐसे ऐप, आप उन गेमिंग जो ऐप है उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हो सकता है। तो वो थोड़ा दूर रहिए उन चीज़ों से, अगर उस हिसाब से कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो एकदम से अलाउ तो नहीं करेगा, वो सैटर्न रेस्ट्रिक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। तो हो सकता है आपको पनिश भी करे अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा फोकस देते हो पूरा अपना। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी मेहनत से जो भी कर रहे हो आप वो करते रहिए, और आपको मिड 2026 के बाद आपको उसका फल मिलेगा, और अच्छे खासे बेनिफिट मिलेंगे। आगे भी है, इन जनरल मिड 2026 के बाद से आपको थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तब। लेकिन हाँ, सैटर्न जब जब रेट्रोग्रेड होता है तब तब थोड़ा बहुत किसी को ना तकलीफ होती है, थोड़ा वर्क प्लेस पे अगर कोई जॉब में है, ठीक है, तो हो सकता है उसका एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ जाए, लेकिन काम इतना बढ़ जाए कि थोड़ा बहुत एक्सर्शन हो सकता है, रेस्टलेस फील कर सकता है इंसान। तो उस रिगार्डिंग वो हम हेल्थ का जब पॉइंट आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी देखिए 8th हाउस और किन की चीजों का है। 8th हाउस अगर देखोगे आप, 8th हाउस जो सी है, जो अकाउंटेंट है, जो ऐसे प्रोफेशन है, जो कॉमर्स रिलेटेड प्रोफेशन है, उनके लिए बेहतर समय हो सकता है। जो काफी समय से सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में जो भी पहले आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे थे, या फिर अभी करके रखे, तो वहां से आपको सडन प्रॉफिट हो सकता है ना? किसी शेयर में आपको सडन प्रॉफिट मिल सकता है, ये भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो ये 8th हाउस रिलेटेड चीज है। 8th हाउस क्या है, सडन एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके की कुंडली में यहाँ पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, लेट से मार्स है, केतु है, राहु है ना? तो थोड़ा बहुत बचना है, गाड़ी थोड़ा संभाल के चलानी है, इन जनरल थोड़ा अवेयर रहना है ना? थोड़ा अपना डाइट अच्छा रखना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है? जैसे वैसे भी जुपिटर सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थोड़ा अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो तो थोड़ा खाने पे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज वेट थोड़ा गेन हो सकता है। वैसे भी 2024 से आप देख रहे होंगे आपका थोड़ा बहुत ना वेट गेन हुआ होगा, या फिर थोड़ा ओवर वेट हो गए होंगे आप, तो थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। अगर कुछ ज़्यादा मीठा खाने से खाना थोड़ा अवॉइड करना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, नहीं तो जुपिटर यहाँ पे आपको ना वेट गेन के इशू दे सकता है, ओवर वेट बना सकता है, ठीक है? और देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ें है, जैसे जुपिटर देखिए आपके सेकेंड हाउस में आएगा, तो सेकेंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है ना? सेकेंड हाउस इन जनरल फैमिली, आपकी वेल्थ, आपकी स्पीच, आपकी सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियली शुरुआत से लेके जनवरी से लेके मई तक में आपका पूरा फोकस सेविंग पे रहेगा, पैसा सेव करना है ना? पूरा फैमिली पे रहेगा। आप जो बोलते हो वहाँ, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उस पे ध्यान दीजिए, अच्छा बोलिए, कुछ को निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि ठीक है, हो सकता है आप इस ड्यूरेशन में कुछ भी बोलो तो वो लग सकता है किसी को। तो हो सकता है आप अच्छा ही बोलो किसी के बारे में, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किसी को ब्लेस भी कर सकते हो, ब्लेस एंड इन द सेंस इन जनरल आप किसी के बारे में अच्छा बोलो, है ना? सेकेंड हाउस सरस्वती का घर है, ठीक है? तो
जैसे सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस आपका फूड भी है, तो फूड में थोड़ा बहुत आप ऐसा हो सकता है कि ज्यादा खा रहे हो, थोड़ा ओवर ईटिंग हो रहा है, ये भी हो सकता है। वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा इनकम आप सेविंग की तरफ ध्यान दे सकते हो, ऑब्वियस है यहाँ पे इनकम बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, कोई एफडी के लिए सोच सकता है, फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है ना। तो ये भी चीजें हो सकती है। ये भी हो सकता है कभी कभी जुपिटर एक्स्ट्रा वैगेंट बनाता है, कभी कभी हो सकता है आपको ना। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या है, लमसम आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। तो एक ही बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज देखिए क्या है, फिर मई से लेके मई से लेके है ना, सॉरी, जून से लेके अक्टूबर तक आपका जुपिटर थर्ड हाउस में रहेगा। तो आप जून से लेके मई तक जुपिटर आपका थर्ड हाउस में रहेगा, और थर्ड हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, थर्ड हाउस आपके स्पीच कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट ट्रैवल हो गए। तो हो सकता है यहाँ पे आपकी इच्छा हो सकती है कोई नई स्किल सीखो यहाँ पे आप, है ना। तो नई स्किल सीखने की इच्छा हो सकती है इस ड्यूरेशन में, ये भी पॉसिबल है। तो आपका कहीं पे अगर आप जॉब पे हो तो लोकेशन आपकी रिलोकेट हो सकते हो। प्रॉपर्टी सेल परचेस का अगर देख रहे हो तो वो कर सकते हो। लेकिन मेनली ना ये प्रोमिनेंट इवेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप, ऐसा जरूरी नहीं कि इवेंट मैनिफेस्ट ही होगा। उस हिसाब से ना वो एनर्जी दिखाता है, जुपिटर क्या करवाता है कि वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करवाता है। जो जो भी जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस रिलेटेड आपके थॉट्स रहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि रिलोकेट करना है, प्लेस चेंज करना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो किसी को तो वो प्रॉपर्टी सेल करने की सोच सकता है, उसके दिमाग में होगा। तो अगर ऐसे प्लेनेट है, अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन है, अगर लेट से जुपिटर ही यहाँ पे बैठा है आपका, तो हो सकता है वो हो जाए। थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर बैठा है, और जुपिटर जुपिटर पे ही ट्रांजिट कर रहा है। यानी कैंसर पे जब आएगा तब हो सकता है, आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो इस ड्यूरेशन में हो सकती है। किसी का ट्रांसफरेबल जॉब है तो उसकी ट्रांसफर हो सकती है, वो भी हो सकता है। पहले बहुत दिक्कत आ रही थी ट्रांसफर होने में, तो जुपिटर जब थर्ड हाउस में आएगा जून के बाद, सॉरी मई के बाद, 2 जून में, तो उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, अप्रूवल मिल सकता है आपको, तो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। तो इन जनरल ये अच्छा किसी किसी लिए ना थोड़ा रेसलेस भी बना सकता है। थर्ड हाउस क्या है, इन जनरल आपको थोड़ा इधर उधर घुमा सकता है। किसी का फील्ड जॉब है तो फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना पड़ रहा है, अप डाउन कर सकते हैं लोग, आना जाना फ्रिक्वेंटली रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है इधर उधर। वो कब रहेगा, लेकिन मिड 2026 के बाद, यानी जून के बाद प्रोमिनेंटली ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। उसका देखिए, ये तो हमने कवर ही नहीं किया। वैसे देखा जाए तो सेकंड हाउस में जब जुपिटर था, उसका फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे भी रहेगा, तो सिक्स्थ हाउस डिजीजेस का है, सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है, सिक्स्थ हाउस कोर्ट केसेस का है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे जुपिटर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, अगर आपके काफी समय से कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा लॉयर मिल जाए, उस लॉयर की मदद से आप कोर्ट केस जीत सकते हो। डिपेंड करता है बाकी कौन से कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में ओवरऑल। लेकिन हाँ, थोड़ा इजी तो करवाएगा, क्योंकि जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे है। तो अगर बहुत समय से आप कोई डिजीज से, या कोई भी रोग है आपको, है ना, डिजीज है, तबीयत आपकी, हेल्थ सफर कर रहे हो आप किसी भी बीमारी से, तो कोई भी अगर आपको सीरियस बीमारी है, अभी तक राहत नहीं मिल रही, तो हो सकता है अभी आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, जुपिटर सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है तो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जुपिटर का है ना, जुपिटर लीवर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपके केस में अगर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है सेकंड हाउस में, राहु लेट से राहु बैठा है, अगर आपको ऑलरेडी ड्रिंकिंग वगैरह इसकी हैबिट है, तो और ज्यादा आप ये करते हो, तो यहाँ पे लीवर के इश्यू सीरियसली दे सकता है, फैटी लीवर हो सकता है आपका। तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है। जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट सिक्स्थ हाउस पे रहेगा। अगर वहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ये लीवर के इश्यू भी दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। किडनी का भी दे सकता है प्रॉब्लम। ठीक है। किडनी स्टोन के भी इशू देखे गए हैं सिक्स्थ हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तब तब। लेकिन यहाँ पे वीनस है प्रोमिनेंटली, तब किडनी के इशू आते हैं, अगर वीनस एफ्लिक्टेड है सिक्स्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस भी किडनी वगैरह। सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में अगर वीनस डैमेज है, या फिर वहाँ पे कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, लीवर या किडनी के इशू देखे गए हैं मैक्सिमम। ठीक है।
अब देखिए जुपिटर, एक बात अच्छी है कि जुपिटर यहाँ पे आपकी सेविंग बढ़ाएगा, है ना, फाइनेंस ठीक करवा सकता है थोड़ा बहुत, वहाँ पे अच्छे कॉम्बिनेशन है, तो सीरियसली आपको बहुत अच्छी चीज है ये सेकेंड हाउस वाला जुपिटर, क्योंकि कारक ही है सेकेंड हाउस का जुपिटर, तो उस केस में आपके लिए अच्छा है ना। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस क्या है, फैमिली, आप आपके यहाँ पे शादी भी हो सकती है, क्योंकि सेकेंड हाउस में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करता है, सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में, ठीक है, सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस में, फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे यूजुअली शादी देता है जुपिटर, तो आपके केस में सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, उसके बाद थर्ड हाउस में भी करेगा, अगर कोई रिलेशनशिप मैरिज का देख रहा है तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो शादी भी हो सकती है अगर आप उस एज में आ रहे हो, आपकी दशा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, उस हिसाब से दशा अलाइंड है, आपकी एज क्या है, ये सारी चीजें देखना है, आप किस एज ग्रुप में हो, मैरिजेबल एज में हो या नहीं हो, तो पहले देखना है ना। तो ये हो गया सेकेंड हाउस। सेकेंड और क्या है, तो उसका एस्पेक्ट टेंथ हाउस में भी है, तो टेंथ हाउस करियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, ठीक है, नेम फेम वगैरह बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है टेंथ हाउस, तो हो सकता है। और नाइन्थ से सेकेंड आता है टेंथ हाउस, तो हो सकता है फादर भी सेविंग के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, उनकी भी सेविंग अच्छी हो सकती है उस ड्यूरेशन में। ठीक है। यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो आप देखोगे कि फादर को फेस से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, स्किन से, मर्क्यूरी अगर लेट से इधर है टेंथ हाउस में, नाइन से सेकंड है, तो स्किन से रिलेटेड इशू दे सकता है अगर एफ्लिक्टेड है तो, टीथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई दिक्कत दे सकता है अगर यहाँ पे भी, आपके भी केस में अगर सेकंड हाउस में मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, दांत का डेंटल क्लिनिक जाना पड़ सकता है किसी को, है ना, जब भी सेकेंड हाउस एक्टिवेट होता है तब तब। और यहाँ पे एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं टेंथ हाउस पे भी एस्पेक्ट है, तो फादर के केस में वो रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेट से यहाँ पे सन है, सूर्य बैठा है आपका सेकेंड हाउस में। तो सूर्य क्या है, यूजुअली सेकेंड हाउस में सूर्य ना चश्मा देता है लोगों को, चश्मा लग सकता है, अगर जुपिटर है तो सोल्यूशन प्रोवाइड, यानी आपको क्या है ना, थोड़ा बहुत ना, ये हो सकता है कि जिसको भी आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आंखों से रिलेटेड जो भी है अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, ट्रीटमेंट मिल सकती है, कोई लेंसेस वगैरह, लेजर वगैरह सर्जरी करवा सकता है, यानी एक लेजर थेरेपी ले सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ऐसी चीजें ना, क्योंकि फेस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अच्छी चीजें, अगर लेट से वीनस बैठा है तो जुपिटर अगर आएगा, तो हो सकता है आप ना जूसेस, फ्रूट जूसेस वगैरह लेना शुरू कर दो, ऐसी भी चीजें हो सकती है। स्किन केयर करना शुरू कर दो अपने फेस के ऊपर, अपने दांतों से रिलेटेड, अगर कोई भी फेस ऑर्गन में जो भी आपको इनसिक्योरिटी है, तो उस पे आप काम करना शुरू कर सकते हो और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर सकते हो। तो इसी इसका रीजन क्या है, लॉजिक ये है, क्योंकि सेकंड हाउस में एक जुपिटर आ गया, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर किसी को इनसिक्योरिटी अपने फेस को लेके, तो अपने फेस के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, किसी को डाइट करना है तो डाइट करना शुरू कर देगा, किसी को अगर दांत से रिलेटेड कोई है किसी, तो उस पर वो ट्रीटमेंट लेगा। और इन जनरल फिर जब जुपिटर आएगा मिड 2026 में, जून से तब ये थर्ड हाउस में आएगा। थर्ड हाउस आपके कॉन्फिडेंस, करेज को रिप्रेजेंट करता है। इधर आपने जो भी रूटीन फॉलो किया इनिशियल फेज ऑफ 2026 में, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, ऑब्वियस है कि जब थर्ड हाउस में जुपिटर जाएगा तब, जो क्योंकि थर्ड हाउस करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करो, है ना। ये जितना भी है ना, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, ये सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, तो आपके नए नेटवर्क बढ़ रहे हैं, आप नई फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो, आपके नए फ्रेंड्स, आप नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, है ना, तो नई शुरुआत मिल रही है यहाँ पे जब जुपिटर थर्ड हाउस में आएगा जून से, तब ये चीजें हो सकती है प्रोमिनेंटली, तो आप थोड़ा सोशलाइज करना शुरू कर सकते हो, अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, है ना, तो ये भी चीजें हो सकती है। आपके वॉइस में कम्युनिकेशन रिलेटेड, ये, और जब ना जुपिटर थर्ड हाउस में जाएगा आपके केस में, तब ये भी हो सकता है कि किसी का ऑलरेडी कोई मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स में है, मार्केटिंग इस फील्ड में है, ठीक है, कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में है, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये। और इन जनरल किसी का फील्ड जॉब है, फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये सही ट्रांजिट रहेगा थर्ड हाउस का जुपिटर, ठीक है। किसी का ट्रांसफर सोच रहे हैं तो ट्रांसफर भी दे सकता है यहाँ पे जुपिटर ये, ठीक है। ओवरऑल फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, हमने फाइनेंस देख लिया, जुपिटर सेकेंड हाउस।
और उस केस में देखिए हाँ, ये हो सकता है आप ना जैसे फोकल पॉइंट रहेगा 11th हाउस आपका पाइसिस का, तो यहाँ पे ना सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो 11th हाउस इन जनरल एल्डर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, इन जनरल एल्डरली पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपने बड़े, अगर आपको बड़ा भाई है, एल्डर सिबलिंग्स है, उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो, ठीक है, ये भी एक अच्छी रेमेडी है। जो भी बड़े लोग हैं उनकी बात सुनो, तो आपके लिए 11th हाउस के अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके, जो अगर कोई बड़ा भाई है आपको, भाई बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी है, एल्डर जो भी है आपको सिबलिंग, उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देखोगे आप, ठीक है। किसी की शादी नहीं हो रही है आपके लेट से घर में, तो उसकी शादी हो सकती है 11th हाउस अगर जब एक्टिवेट है आपका, ठीक है। तो आप अगर एल्डर भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसकी शादी हो सकती है, जो भी है भाई बहन, उसकी शादी देखोगे आप, हो सकती है शादी, बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है। उसके बाद देखिए बट लेकिन सैटर्न क्या है ना, सैटर्न थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लाता है, क्योंकि उसका थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर भी है, 1 2 3। तो यहाँ से फर्स्ट हाउस को देखेगा तो ऑब्वियस है, फर्स्ट हाउस ओवरऑल आपकी बॉडी को दिखाता है, हेल्थ को दिखाता है। तो आपको थोड़ा बहुत ना फिजिकल एक्सर्शन करवा सकता है, वो डिमांड कर सकता है आपको कि फिजिकली थोड़ा एक्सर्ट करो खुद को। अगर नहीं करोगे तो इन जनरल थोड़े बहुत तकलीफ देगा आपको, गैस्ट्रियस प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन के इशू दे सकता है, और इन जनरल डाइजेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, इंडाइजेशन वगैरह दे सकता है। और आपको वो थोड़ा ध्यान देना है, आपकी इसकी एज ग्रुप में वो भी ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा, आपकी एज 50 50 के ऊपर है, तो आपको जॉइंट रिलेटेड पेन दे सकता है, हेडेक से रिलेटेड दे सकता है, थोड़ा ओवर वर्क करवा सकता है आपको, किसी को हेडेक के इशू, माइग्रेन के इशू दे सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत ध्यान देना, उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए, उससे थोड़ा बहुत राहत मिलेगी आपको। और 11th हाउस भी क्या है, फीट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एंकल, फीट, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो आप चलो, जितना जितना चलोगे, जॉगिंग करोगे, पैदल चलोगे, ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में, ठीक है। जितना ज्यादा चलोगे, आपके आप देखोगे कि आपका 11th हाउस और स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप देखिए उसके इसमें और क्या देखना है था, हाँ, ये हो गया आपका जुपिटर। अभी देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ में जब आएगा, आपका थर्ड का कब मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो जो भी राइटर्स है, थर्ड हाउस में जब जाएगा, जो भी राइटर है, जो बुक रीडिंग वगैरह, बुक राइटिंग वगैरह करते हैं, जो भी बिजनेस डील्स करते हैं, जो बिजनेस में है, उनके लिए भी अच्छा टाइम है ये, ठीक है। मिड 2026 के बाद जुपिटर कैंसर में जाएगा, यहाँ पे थर्ड हाउस में। तब आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहोगे खुद को, तो अपग्रेड करोगे तो ऑब्वियस है, उससे फायदा ही होगा आपको। और शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह आप प्लानिंग कर सकते हो, कोई किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, पार्टनरशिप शुरू कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उसका एस्पेक्ट 7th हाउस पे भी जा रहा है। तो 7th हाउस पे जा रहा है, तो 7th हाउस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेसमैन जो सोच रहा है बिजनेस करना है, तो बिजनेस शुरू कर सकता है। पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होगा तो रिलेशनशिप का ये मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। आप खुद किसी को प्रपोज या प्रपोजल लेके जा सकते हो, मैरिज के लिए देख रहे हो तो, ठीक है। किसी की शादी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि उसका 9th हाउस एंगेजमेंट का है, तो उसका 7th एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर भी जाएगा। तो मिड 2026 के बाद, यानी जून से लेके अक्टूबर तक के बीच में ये चीजें हो सकती है आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए जुपिटर 4th हाउस में जाएगा। 4th हाउस क्या है, 4th हाउस में आपका लियो साइन में जाएगा, 4th हाउस में। तो देखोगे आप यहाँ पे, आप थोड़ा बहुत इमोशनली स्टेबल फील करना शुरू कर दोगे, थोड़ा ना आपको जब आप इमोशनली फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट था, तो थोड़ा बहुत आप स्टेबलाइज हो जाएंगे आपकी इमोशन, तो इमोशनल हेल्थ यहाँ पे ठीक हो सकती है। और दूसरी चीज, आपको ना अगर कोई ऐसा जॉब है जो आप सोच रहे थे कि आपको रिमोट जॉब करना है, कोई घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ये बहुत अच्छा हो गया है। तो आप सोच रहे थे कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो आपको जॉब मिल सकती है घर बैठे बैठे, क्योंकि उसका 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे भी है, तो 10th हाउस करियर का है। तो किसी को घर बैठे बैठे जॉब मिल रही है, ऐसा भी है, कोई घर बैठे काम कर रहा है,
अगर ये मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, बहुत टाइम से थे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। बस ओवरऑल क्या है ना, थोड़ा वेट गेन का इशू हो सकता है। ऑलरेडी अगर किसी को डायबिटिक है कोई, ये इंसान खुद भी अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज में थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। इस केस में थोड़ा स्वीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है वो स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर और विनस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मीठा खाने की आदत लग सकती है, तो उससे थोड़ा बहुत आप कंट्रोल करिए, परहेज कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई होंगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही होंगी। तो इन जनरल जुपिटर यहाँ पे जब से फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। फिर तो आप देखोगे जब थर्ड हाउस में भी जब जुपिटर जाएगा ना आपके, तो आपके जो भी नेबर्स है, आप सडनली देखोगे वो भी बहुत स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक हो रहे हैं। ठीक है। आपके आजू बाजू का माहौल सडनली ऐसा फील हो रहा है आपको कि बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है। ठीक है। इन जनरल अच्छी चीजें हो सकती है। अगर आपके नेबर में भी कहीं झगड़े थे किसी के साथ, तो थर्ड हाउस में जब जुपिटर आएगा जून के बाद, जून के बाद नहीं, जून से लेके अक्टूबर में, तो हो सकता है उनके साथ इस ड्यूरेशन में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ठीक है। नेबर्स के साथ रिलेशन ठीक हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी बता रहा है थर्ड हाउस जुपिटर। फोर्थ हाउस में आएगा तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप प्रॉपर्टी परचेज प्लान कर सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो आप, ये भी देख 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 सकते हो। आपके थॉट प्रोसेस में ये चीजें चली चलेगी कि प्रॉपर्टी लेना है। ये थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस यहाँ पे बेचोगे तो आप नई खरीदना भी चाहोगे, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, गाड़ी लेनी है किसी को। ठीक है। ये सोच सकता है। रिनोवेट, कोई रिनोवेट करवा सकता है अपने घर में कुछ। ठीक है। कोई किसी भी तरीके का काम करवा सकता है घर में। अगर यहाँ पे राहु है, तो राहु टॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी का टॉयलेट का अगर कोई बहुत दिक्कत आ रही थी, कोई अगर टॉयलेट का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मून है तो कोई वाटर नल, जो भी टैप है, टैप वाटर जो भी आपके घर में नल है जितने भी, तो अगर वो खराब है तो वो ठीक करवा सकता है। वीनस है, वीनस इन जनरल आपके डेकोरेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके घर में कोई इंटीरियर का काम करवा सकते हो आप इस ड्यूरेशन में, फोर्थ हाउस में रिनोवेट करना है तो इस हिसाब से चीजें मैनेज हो सकती है। वीनस व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, गाड़ी लेने की सोच सकते हो। तो इस ड्यूरेशन में अगर सोच रहे होगे तो वो हो सकता है इवेंट, ये गाड़ी वगैरह खरीदना, नई गाड़ी खरीदना। अगर यहाँ पे सैटर्न है तो ओल्ड सेकेंड हैंड व्हीकल खरीद सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये फोर्थ हाउस रिलेटेड इवेंट हो गए। फोर्थ हाउस क्या है, स्टार्ट। तो फोर्थ हाउस देखिए, सेवेंथ, नाइन्थ से एट्थ आता है। तो फादर के केस में क्या हो सकता है, फादर को, अगर आपके घर में इनहेरिटेंस से लेके, यानी फादर के जो भी भाई है, जो भी सिबलिंग्स है, अगर कोई भी अगर इनहेरिटेंस का इशू चल रहा है, तो इनहेरिटेंस मिल सकता है, क्योंकि नाइन्थ से एट्थ आता है फोर्थ हाउस, और वहां से ये फादर के लिए और एट्थ हाउस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके केस में तो वैसे भी एक्टिवेट है। अगर आपके भी एज ऐसी है और आपके घर में भी थोड़े इनहेरिटेंस से लेके कोई इशू चल रहे हैं, तो इनहेरिटेंस मिल सकती है। ठीक है। किसी को घर की प्रॉपर्टी मिल सकती है, फादर की प्रॉपर्टी मिल सकती है, किसी भी तरीके का सडन बेनिफिट बैठे बैठे मिल सकता है जब जुपिटर फोर्थ हाउस में आएगा तब। ये कब मिलेगा, थर्ड हाउस और जब फोर्थ हाउस में जब जुपिटर आएगा, तब ये चीजें ज्यादा चांसेस है, हो सकती है। इसमें भी है सेकंड हाउस में, क्योंकि एट्थ हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों केसेस में ज्यादा, क्योंकि ये सेकंड से सेकंड है। ये सेकंड का बेनिफिट है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है, तो थर्ड हाउस उससे सेकंड आता है, तो ये सेकंड से सेकंड है, तो गेन ऑफ सेकंड हाउस, तो यहाँ पे इंटेंशन क्रिएट करवाएगा ये। ठीक है। तो आप उस तरह हिसाब से फिर डिसीजन लोगे, सोचोगे, तो उसके बाद जाके ये हाउस जब एक्टिवेट होगा, तब हो सकता है आपको जून से लेके अक्टूबर के बीच वो बेनिफिट मिल जाए। थर्ड हाउस वीजा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप किसी का वीजा नहीं लग रहा है तो वीजा मिल सकता है। ठीक है। तो जो ग्रीन कार्ड वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है। और अप्रूवल मिलने के बाद जब जुपिटर फोर्थ हाउस में आएगा, उसका नाइन्थ एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस पे भी जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको रियल टाइम में अब्रॉड जाने का भी मौका मिल सकता है। वो किसी भी रीजन से हो, आप अब्रॉड सेटल होने की सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो सेटल हो सकते हो। लेट से आपका इलेवेंथ हाउस फोकल पॉइंट है, और इलेवेंथ लॉर्ड जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस में ही जाके बैठा है, तो हो सकता है आप अब्रॉड सेटल हो जाओ इस ड्यूरेशन में, किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन, क्योंकि जुपिटर एक जिन जनरल प्लेनेट आपके विजडम नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप नॉलेज के रिगार्डिंग जा रहे हो अब्रॉड। ठीक है। ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर लेट से आपके इलेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठा है तो ये चीजें होगी, या ट्वेल्थ लॉर्ड इलेवेंथ में बैठा है, ये चीजें हो सकती है।
फॉरेन से फायदा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सोच रहा है, बिजनेस करना है, क्योंकि थर्ड हाउस में आएगा तो ये हाउस एक्टिवेट होगा बिजनेस का, फिर वो फोर्थ हाउस में भी आएगा एंड में, तो हो सकता है आपका थॉट एकदम से चला जाए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, एफडी करना है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह। तो इन जनरल आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान जाएगा। कब जाएगा? जब जुपिटर लियो में जब जाएगा, वो कब जाएगा? अक्टूबर के बाद। तो ईयर एंड में हो सकता है आपके थॉट प्रोमिनेंटली इस तरफ बढ़े, तो हो सकता है यहाँ पे भी चांसेस है। ठीक है। और इन जनरल आपके लिए अच्छा है जब फोर्थ हाउस में आएगा, इमोशनली स्टेबल करोगे, कोई घर से काम करना है तो घर से काम कर सकता है, होम ऑफिस सेटअप करवा सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में कोई जा सकता है, कोई कमीशन रिलेटेड बिजनेस में जा सकता है, जुपिटर थर्ड हाउस में जाएगा तो कमीशन बेस्ड जितने भी काम है वहां पे भी, जो जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं लोग, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे कमीशन लेते हैं, तो उनको फायदा हो सकता है इस ड्यूरेशन में, जिनका भी ऋषभ एसेंडेंट है या ऋषभ राशि है, मून साइन और एसेंडेंट साइन दोनों के लिए देखना है आपको। ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद देखिए, आपके इमोशनल लाइफ तो मैंने कवर कर ली, फैमिली, फाइनेंस, हेल्थ। और उसके बाद देखिए, इसमें एक ही है जिस जस्ट 11th हाउस फोकल पॉइंट रहेगा ना, तो 11th हाउस में आपको एल्डर सिबलिंग के साथ एनी हाउ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। अगर आपकी शादी हुई है और आप मैरिड हो तो आप 7 से 5th आता है ना, ये आपका चाइल्ड हो गया, तो ये 7th हाउस आपका स्पाउस हो गया, तो स्पाउस का चाइल्ड हो गया, तो ऑब्वियस है। तो इनके केस में आपको आपके केस में चाइल्ड बर्थ अगर प्लानिंग कर रहे हो, आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है ये भी यहाँ पे भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है इधर। अगर सैटर्न है तो वो थोड़ा बहुत इनिशियली तकलीफ दे सकता है, थोड़ा डिले करवा सकता है। ठीक है। इन जनरल वो अगले साल तक भी लेके जा सकता है, हो सकता है कंसीव इस साल हो जाए, अगले साल डिलीवरी हो जाए, ये भी हो सकता है। 2026 मिड तक आपको चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है। तो क्योंकि 2027 के मिड तक, यानी तकरीबन अप्रैल मई तक कंसिडर करिए आप, 2027 तक आपको ये साइन एक्टिवेट रहेगा, 11th हाउस एक्टिवेट रहेगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे चाइल्ड बर्थ सोच रहे होंगे कोई, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। कोई नई स्किल सिक्स आपके स्पाउस का, क्योंकि ये स्पाउस से 5th हाउस आता है, 5th हाउस एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कोई नया स्किल सीखे यहाँ पे। इन जनरल 5th हाउस क्या है ना, 5th हाउस की एनर्जी कैसी है, क्योंकि भवत भावम का कंसेप्ट है, थर्ड से थर्ड आता है वो, 1 2 3, तो ये आपके लिए हो गया 5th हाउस, आपके स्पाउस के लिए 5th हाउस 11th हाउस हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 ये स्पाउस का 5th हाउस, तो ये 9th से थर्ड आता है। हाँ, तो इस केस में ये भी पॉसिबल है, 9th हाउस आपके फादर का है और ये वहां से थर्ड आता है, और ये फोकल पॉइंट वैसे भी एक्टिव रहेगा ये थ्रू आउट। कब रहेगा? जून के बाद, जून से 2 जून से लेकर अक्टूबर में। तो हो सकता है ये फादर का थर्ड हाउस हो गया, 11th हाउस, 9th हाउस फादर है, वहां से थर्ड हाउस 11th हाउस है। तो फादर अगर सोच रहे होंगे कोई प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है, प्रॉपर्टी बेचना है, तो हो सकता है कि वो इवेंट हो जाए, प्रोमिनेंटली हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। अगर फादर किसी ट्रांसफरेबल जॉब में है तो फादर की ट्रांसफर हो सकती है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 9 से थर्ड आता है। ये थर्ड हाउस बेसिकली क्या है, ये आपका फोर्थ हाउस है और ये थर्ड हाउस है, तो फोर्थ हाउस आपका लिविंग प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो, और ये उससे 12वां आता है, और किसी भी हाउस से 12वां हाउस क्या है, उसको उसका लॉस है। तो हो सकता है ये आप जहाँ रह रहे हो उसका लॉस, यानी आप जगह चेंज हो रही है, ये प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो प्रॉपर्टी का लॉस, प्रॉपर्टी जा रही है ना आपके हाथ से, कोई भी चीज जो छूट रही है वो उस हाउस से 12वीं चीज दिखाता है। जिस भी हाउस से 12वां जो भी हाउस है उसके लॉसेस को, यानी लेट गो को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज अपने से दूर जा रही है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। थर्ड हाउस जब भी एक्टिवेट होता है तो थोड़ा रेस्टलेस फील करता है इंसान, ठीक है, ओवर थिंकिंग देता है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं आती है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग रेस्टलेस फील करवाता है, तो हो सकता है फादर भी रेस्टलेस फील करे, क्योंकि ये फादर 11th हाउस तो वैसे भी एक्टिवेट रहेगा आपका सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट की वजह से, तो हो सकता है फादर थोड़ा बहुत रेस्टलेस फील कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली यहाँ पे इधर उधर उनको ना ट्रैवल करना पड़ रहा है, अप डाउन करना पड़ रहा है, करियर की वजह से, जॉब की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। किसी नेबर के साथ, अगर यहाँ पे मार्स है आपका, तो फादर के नेबर के साथ या अपने यंगर छोटे भाई बहनों के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है ना।
अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो उनके साथ थोड़ी बहुत चीजें, मार्स है तो थोड़ा बहुत अच्छी भी करवाएगा। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है अगर मार्स ऑलरेडी 11th हाउस में है। तो आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों के केस में अच्छी चीजें हो सकती है, क्योंकि ये 7 से 5th आता है। तो आपके बच्चों के लिए अच्छा हो गया है ये, ठीक है। उनके नॉलेज के लिए, विजडम के लिए अच्छा गुरु मिल सकता है उनको, उनका भी नॉलेज गेन हो सकता है इधर इस केस में। तो उन चीजों के लिए अच्छा है, ठीक है। और क्या है, अब देखिए यहाँ पे, तो ओवरऑल ये चीजें है। उसमें भी देखिए जैसे रेमेडीज अगर देखोगे आप, रेमेडीज में थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी देखिए कौन से हाउस यहाँ पे कवर हो गए हैं। देखिए जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में कवर कर लिया, थर्ड हाउस में देख लिया, फोर्थ हाउस में देख लिया। अब वहां पे एस्पेक्ट देखेगा हमने सारे, इधर देखते हैं कि जुपिटर सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है। सिक्स्थ हाउस कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करेगा, ठीक है। आपके लेट से कोई डिजीजेज है आपको, तो वहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है ना। तो ये चीजें हो सकती है। और सिक्स्थ हाउस क्या है, जॉब का है, तो जॉब में नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। कोई अगर देख रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कर रहा है, तो हो सकता है जुपिटर हेल्प कर दे, थोड़ा इजी कर दे, है ना। तो यहाँ पे सन है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो, कोई प्राइवेट के लिए देख रहा है तो प्राइवेट जॉब मिल सकती है वहाँ पे, है ना। और सैटर्न वैसे भी 11th हाउस में, तो थोड़ा बहुत लेट रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन रूटीन रखना है आपका, और थोड़ा स्पेक्यूलेटेड नहीं, अवॉइड स्पेक्यूलेशन, यानी स्पेक्यूलेशन ज़्यादा करना नहीं है, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हो कि एकदम से ना आप एक्सपेक्टेशन थोड़ा अपना रियलिस्टिक रखो। एकदम से आप बहुत ज्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न क्या है ना, अब जब जब आप बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव में रहोगे या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहोगे, तो वो चीजें नहीं होगी। तो थोड़ा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान दो, प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन लो। इन जनरली आपको बना भी देगा। इनिशियली आप थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हो चीजों को लेके, क्योंकि सैटर्न का फर्स्ट एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे है। तो क्रिटिसिज्म से बचो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, प्रोक्रास्टिनेट करना बंद करो चीजों को। तो तब जाके आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी हाथ से, आप खुद जिम्मेदार रहोगे अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने देने के लिए। तो थोड़ा अवेयर रहिए, कॉशियस रहिए, तो तब जाके आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे। फर्स्ट हाउस में इन जनरल इंसान क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है, वो इंसान क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है लोगों को, ठीक है, थोड़ा बहुत डिले करवाता है। तो इंसान का थॉट प्रोसेस, खुद का ही थॉट प्रोसेस उसके लिए डिले करवा सकता है। तो मेक श्योर कीजिए आप प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिए। फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, जुपिटर जब आपका जेमिनाई में है, इनिशियल जैसे शुरुआती के जो 4-5 महीने हैं मई तक, जनवरी से लेके मई तक आपका जुपिटर सेकेंड हाउस में, तो फाइनेंशियल बजट बनाइए, अपना बजट पे तरफ ध्यान दीजिए, मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तब वो प्रॉपर तरीके से प्लान करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उस एरिया में, ठीक है। और इन जनरल क्या है, अब जुपिटर हर लोगों के लिए, किसी भी कोई भी एसेंडेंट हो तो 3-3 राशियों में ट्रांजिट करेगा। तो रिजल्ट बहुत इधर के उधर है, यानी थोड़ा बहुत ना रेसलेस सारे लोग फील करेंगे। बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस, यानी कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है लाइफ में, क्योंकि जुपिटर अतिचारी है। और अतिचारी जुपिटर का यही है एक डिसएडवांटेज, कि वो बहुत बार इधर उधर हर एक राशि में जाएगा, 3-3 राशियों में। उसमें रेट्रोग्रेड भी होता है वो हर साल। तो थोड़ा बहुत ना रेसलेस फील करवाएगा हर किसी को, अतिचारी जुपिटर। तो ये चीजें तो होगी, क्योंकि चॉइसेस बदलेंगे एकदम से फ्रिक्वेंटली, मूडी हो जाएंगे लोग। पहले जिस चीजों को लेके श्योर श्योर थे, कभी आगे जाके एकदम से उस चीज को लेके उनको डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट बढ़ रहा है। तो सेल्फ डाउट से बचिए। और थोड़ा इनसिक्योरिटी जो भी है आपको, तो अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी दे सकता है आपको, ठीक है, अननोन फियर दे सकता है। तो वो थोड़ा बहुत आप उसके ऊपर काम कीजिए, है ना। तो सैटर्न आपको डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रूटीन रखिए, सैटर्न डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, तो अपना रूटीन सही रखिए,
अब अगर ऑलरेडी आप चाह भी रहे हो रूटीन, अगर लेकिन आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है, वो थोड़ा ऑड सर्कमस्टांसेस क्रिएट करवाता है। सैटर्न फर्स्ट हाउस पे आपका एस्पेक्ट दे रहा है, थर्ड एस्पेक्ट, तो थर्ड एस्पेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब में आपकी शिफ्ट ही ऐसी है कि नाइट शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, तो आपका रूटीन उस हिसाब से डिसबैलेंस हुआ है। अगर लेट से आप इंडिया में रहते हो, तो भी ऑब्वियस है आपके थोड़ा बहुत नाइट ड्यूटी करनी पड़ सकती है, तो ऑड सर्कमस्टांसेस में काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ सकता है। तो उससे थोड़ा बहुत बचिए। लेकिन अच्छी चीज क्या है, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, नई चीजें मिल सकती है, नई चीजें सीख सकते हो, नए फ्रेंडशिप, नए ग्रुप, अच्छे इन्फ्लुएंशियल कांटेक्ट, ठीक है, लोगों से कांटेक्ट कनेक्ट, आप कनेक्ट करोगे लोगों से, ठीक है। उसमें आप क्या है ना, थोड़ा बहुत लिमिट मत करना, क्योंकि सैटर्न क्या है, अपॉर्चुनिटी लाएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी पसंद ना आए, लेकिन उसको इग्नोर मत कीजिए। वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो बस आप उस ड्यूरेशन में प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन वही बता रहा है सैटर्न कि आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तब जाके आप सीखोगे, मेहनत करोगे, तब जाके आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, रेमेडी वो चीज है। तो देखिए वो चीजें उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, है ना। और उसके बाद क्या है, अगर कोई किसी को लिखिए, एट्थ हाउस, आपका एट्थ हाउस भी एक्टिवेटेड है, आपका सैजिटेरियस साइन इनिशियल फेज में एक्टिव है जनवरी से लेके मई तक। तो एट्थ हाउस साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मुझे साधना करनी है, मंत्रास करना है ना, माला जाप वगैरह ये वो, तो वो आप वो फॉलो कर सकते हो, आपकी खुद की इच्छा हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में सैटर्न और जुपिटर का दोनों का एस्पेक्ट है, तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप करना शुरू कर दो, इस शुरुआत के महीने में, ठीक है। आप मंत्रा चैंटिंग वगैरह शुरू कर सकते हो, कि अगर कोई गुरु है तो गुरु का इनिशिएशन लेके आप फॉलो कर सकते हो, कोई मंत्रा प्रैक्टिस नहीं है तो इन जनरल आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम वगैरह इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये चीजें हो सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, इसमें इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो ये एक अच्छी चीज है। जैसे आपको यहाँ पे सैटर्न पाइसिस साइन आपका 11th में आता है, तो पाइसिस साइन डोनेशन को, जैसे हमने लास्ट कल डिस्कस किया था, मेष राशि के लिए भी 12th हाउस एक्टिव था, तो वो अलग पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था। इस केस में क्या है, अगर ये एक्टिवेट करना है आपको 11th हाउस, तो पाइसिस साइन डोनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो भी असेंडेंट है उनके अच्छे हाउस में अगर पाइसिस साइन आ रहा है, आपके केस में अच्छे हाउस में आ रहा है, तो आपके केस में अच्छा हाउस में आ रहा है, तो 11th हाउस अगर एक्टिव करना है तो चैरिटी कीजिए। सिक्स से सिक्स आता है ना 11th हाउस, सिक्स हाउस पेट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एनजीओस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिक्स से सिक्स है। तो आप अगर डोनेट करते हो किसी एनजीओ में, है ना, किसी कहीं पे भी आप किसी भी तरीके का डोनेशन वगैरह करते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉनेटरी हो, कोई भी सेवा देनी हो, है ना, जुपिटर है यहाँ पे तो किसी मंदिर में सेवा दे रहे हो, जुपिटर ही अपनी ही राशि में बैठा है तो किसी मंदिर में सेवा दे रहे हो, वहां पे जाके साफ सफाई कर रहे हो। सन है, सन मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, तो पाइसिस साइन इन जनरल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो सन अगर, सूर्य अगर आपका इधर बैठा है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाके किसी मेडिसिन का खर्चा दे रहे हो। सिक्स से सिक्स आता है तो पेट एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट में जाके आप डोनेट कर सकते हो उनके लिए, फूड डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। मून है तो ऑब्वियस है फूड डोनेट कर सकते हो इधर। तो 11th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, 11th हाउस आपका गेन्स है, तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, इन चीजें देने से चीजें आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो आपको देना है, जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको रिटर्न में कैसा मिलेगा, जो भी नेचर में आप चीजें दोगे वो आपको रिटर्न में मिलती है। चाहे वो अच्छी चीजें दो या बुरी, बुरी चीजें दोगे तो बुरी मिलेगी, अच्छी चीजें दोगे तो अच्छी मिलेगी। तो इन जनरल जो नित्य कर्म में आता है, तो आपको अगर कुछ नहीं करना है तो सबके लिए एक यूनिवर्सल रेमेडी क्या है, अपने तत्वास बैलेंस कीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये, अपने तत्वास बैलेंस कीजिए, अपने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स बैलेंस कीजिए, जो कि बहुत इजी है, जो अपने मॉर्निंग रूटीन में ही एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए लोग बहुत जल्दी जब जो भी उठते हैं ना, अपनी मॉर्निंग रूटीन अच्छे से सही रखते हैं, उनका मैक्सिमम क्या है ना, लोग बहुत मेंटल पीस, बहुत मानसिक शांति फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप सुबह उठते हो सनराइज से पहले, तब आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव रहता है। तो स्पेस एलिमेंट एक्टिव रहता है तो उस ड्यूरेशन में आप प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। उस ड्यूरेशन में आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, है ना। तो आपसे जब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपका एयर एलिमेंट भी बैलेंस हो रहा है।
फिर उसके थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, सनराइज होता है। तो सनराइज क्या, सन क्या है, चलता फिरता फायर एलिमेंट है। तो वो फायर एलिमेंट तो फायर एलिमेंट एक्टिव हो गया। सनराइज जब भी होता है फायर एलिमेंट एक्टिव होता है, क्योंकि सन रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। सनराइज होते ही सारे लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। जैसे फूल अगर कली है तो कली का फूल तैयार होता है, तो पूरी सृष्टि भी उठ जाती है सनराइज होने के बाद। तो हो सकता है, तो आपका फायर एलिमेंट अब वैसे ही बैलेंस हो गया। तो पहले लोग सूर्य को जल दो, अर्घ्य दो क्यों बोलते थे, क्योंकि उससे आपका क्या हो रहा है, आप जब पानी दे रहे हो तो पानी कहाँ गिर रहा है, धरती पे गिर रहा है। तो धरती क्या है, अर्थ एलिमेंट है, और पानी क्या है, वाटर एलिमेंट है। तो जब धरती पे गिर रहा है पानी, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कौन करता है, अर्थ और वाटर। क्योंकि पानी के बिना अर्थ तो वैसे फूलेगी नहीं ना, वहां पे कोई पेड़ उगेंगे ना कुछ फल उगेंगे, कुछ नहीं उगेगा। तो नरिश करता है पानी अर्थ को। तो अर्थ को पानी, पानी को भी अर्थ की जरूरत है, और अर्थ को भी पानी की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि पानी को फ्लो होने के लिए कुछ तो चाहिए, सरफेस तो चाहिए। तो इसीलिए अर्थ पानी के लिए पूरक है। और अर्थ बिना पानी के नरिश हो सकता है क्या, नहीं। तो सूखा आ जाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो खेती नहीं कर पाएंगे लोग, खाने को नहीं मिलेगा कुछ। तो एक दूसरे के पूरक है। वैसे ही अगर आप सनराइज होते ही सूर्य को पानी भी देते हो, वो रेमेडी शास्त्र में इसलिए बताई है क्योंकि अब आप जब सूर्य को अर्घ्य दे दोगे, जब आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में अपना लोटा, अपना जल जो भी है दोगे, तो सर से माथे से थोड़ा ऊपर रख के अगर जल दोगे तो आपके 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो वो जो सन रेज है, दो वो रेज आपके, दो रेनबो में जो भी कलर है, तो वो हमारे 7 चक्रास के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता है सन को जब भी आप अर्घ्य देते हो, उसका एक ये भी लॉजिक है। तो आपके 7 चक्रा उससे बैलेंस हो गए, और यहाँ पे आपके एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या कर सकते हो, पेड़ पौधों की सेवा। कोई भी एक पेड़ पौधा लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो उसकी सेवा नित्य रूप से कीजिए, ताकि उससे आपको क्या, अच्छा एक कर्मा भी क्रिएट हो रहा है, और आप नेचर में अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हो। तो उससे आपके एलिमेंट इस तरीके से सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, पेड़ पौधों को पानी देने से क्या हुआ, आपका अर्थ और वाटर एलिमेंट बैलेंस हुआ। ठीक है, उस अर्थ में एलिमेंट क्या है आपका, प्रैक्टिकल साइड है। वाटर एलिमेंट क्या है आपका, इमोशनल साइड है। तो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड का बैलेंस अर्थ और वाटर एलिमेंट करवाता है, तो आपका फाउंडेशन मजबूत होता है उससे। ठीक है, अर्थ एलिमेंट आपका फाउंडेशन मजबूत करता है, और वाटर एलिमेंट आपका इमोशनल साइड बैलेंस करता है। तो आप ज्यादा ना ओवर इमोशनल हो जाओगे कई सिचुएशन पे, ना ज्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, तो न्यूट्रल रहोगे। ठीक है, तो न्यूट्रल रहना ही हमेशा हमको स्टेबलाइज फील करवाता है। तो वो एक चीज हो गई। फायर एलिमेंट आपने बताया कि सनराइज हो गया, तो सनराइज, थोड़ा सनराइज होते ही बाहर बैठो, थोड़ा धूप लो, है ना। थोड़ा बाहर धूप में रहो, थोड़ी देर रुको, वहां पे बैठो। तो सनरेज लेना भी उतना ही जरूरी है। तो वो आपका फायर एलिमेंट वैसे बैलेंस हुआ। तो इन जनरल मॉर्निंग में आउटडोर एक्टिविटी करोगे तो आपके, और बाकी ये जो चीजें करोगे तो आपके ये सारी चीजें फायर एलिमेंट वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे। किसी को पूजा पाठ करने से फायर एलिमेंट बैलेंस होते हैं, क्योंकि पूजा पाठ भी करोगे, आप क्या कर रहे हो, आप भगवान के पास दिया लगा रहे हो गया फायर एलिमेंट एक्टिवेट। उस पे आप फूल चढ़ा रहे हो, फूल धरती से ही उगते हैं ना पेड़ पौधे पे, तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। वहां पे आप अगरबत्ती लगा रहे हो, अगरबत्ती क्या है, अगरबत्ती लगाने से एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। तो क्योंकि वो धुआं करता है। धूप अगरबत्ती लगाओगे तो एयर एलिमेंट बैलेंस हुआ, और जो धुआं जब जाता है कहाँ जाता है, स्पेस में जाता है, तो स्पेस एलिमेंट भी बैलेंस हो गया। फिर आप वहां पे पानी रखते हो भगवान के पास। ठीक है, तो वो पानी क्या है, वाटर एलिमेंट। तो यहाँ पे भी आप एलिमेंट बैलेंस कर रहे हो ना। तो पूजा तत्वों की होती है, एलिमेंट्स की, है ना। मूर्ति इसीलिए दी गई है क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल शेप है। जो भी मूर्ति रखी जाती है या फोटो रखी जाती है, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे ओवल शेप में हो, चाहे वो सर्कुलर शेप में हो, तो एक काइंड ऑफ वो भी यंत्र ही है। वो ज्योमेट्रिकल शेप भी बहुत बड़ी चीज है। यंत्र कैसे बनते हैं फिर, शास्त्रों में रेमेडी मंत्र यंत्र तंत्र ही है ना। तो यंत्र भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ जो भी है उससे ही यंत्रास बनते हैं ना। तो वो यंत्रा ज्योमेट्रिकल शेप के बिना बनेंगी ही नहीं। तो वैसे ही फ्रेम जो भी है भगवान की मूर्तियां है, कैसे भगवान की ही नहीं, कोई भी चीज की मूर्ति अगर देखोगे आप, किसी भी शेप में है, तो वो क्या हो गया, वो भी एक हमारे बॉडी में जो भी एलिमेंट्स है उसको ही दिखाते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप यानी मैक्सिमम मूर्तियां देखोगे ना ट्रायंगुलर शेप में रहती है ना।
तो ट्रायंगल शेप क्या है, ट्रायंगल में सारी दुनिया आ गई। ट्रायंगल में अगर देखोगे उसका लेफ्ट जो बार है, वो लेफ्ट बार आपके फेमिनाइन साइड को रिप्रेजेंट करता है, राइट जो बार है आपके मस्कुलाइन साइड को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बीच में जो परपेंडिकुलर है वो आपको दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, बीच का परपेंडिकुलर जो जाता है उसको। देखने के अलग अलग तरीके भी है। उसको आप ऐसे भी देख सकते हो, लेफ्ट जो बार है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, राइट जो बार है आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच में परपेंडिकुलर है वो मदर फादर का क्रिएशन है, यानी आप खुद। ठीक है। तो ये इस हिसाब से एक ट्रायंगल में पूरी दुनिया आएगी, आ सकती है। तो अगर ट्रायंगल में इतना सब कुछ है तो ऑब्वियस है मूर्ति एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो वो हमको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए आंखें दी है ना, देखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उन लोगों के लिए है वो, कि जिनको कुछ चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए पूजा करने के लिए। नहीं तो फिर तो मन ही, आंख बंद करोगे तो वैसे ही शून्य हो जाता है सब कुछ, मेडिटेटिव सेट में, ध्यान में। वही अल्टीमेट पूजा है वैसे। लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता है ध्यान वगैरह, मेडिटेशन, और समझ में नहीं आता कैसे करना है। तो उनके लिए इसीलिए ये बनाई गई है चीजें। ठीक है। तो वो आप पूजा पाठ करते हो तो वो भी देखिए, उसमें भी एलिमेंट्री बैलेंस कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए मैक्सिमम टाइप जो जो आंखों से देखोगे वैसा ही आप परसीव करोगे चीजों को, आपका दृष्टिकोण वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही बनेगा, और उसी हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस डिजाइन होगा। और आंख और कान ऐसी चीजें हैं, जो आप देखोगे जो आप सुनोगे वैसा ही बनोगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो सुनना है, ठीक है, अच्छा सुनो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, 12th हाउस अपना 11th हाउस आपके लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और ईयर जो है लिसनिंग पावर, अब दिए किस लिए हमको, कान, सुनने के लिए। तो जो नक्षत्र आता है ना श्रवण, जितना ज्यादा अच्छा सुनोगे ना आपका श्रवण नक्षत्र बैलेंस होगा। और श्रवण नक्षत्र किस में आता है, कैप्रिकॉन में आता है। और कैप्रिकॉन आपका क्या है, 9th हाउस में आता है। तो आपका 9th हाउस, 9th हाउस फॉर्च्यून और भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जितना ज्यादा सुनोगे, स्पेशली अपने लेफ्ट ईयर से जितना ज्यादा सुनोगे, परसीव करोगे, तो उतनी ज्यादा चीजें ना अच्छी रहेगी। इसमें एक रेमेडी है, ये बहुत सिली लगेगा और बहुत चाइल्डिश लगेगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि कुछ भी बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप हेडफोन भी लगाते हो ना, तो एक जो ईयरबड है ना, तो आप मैक्सिमम करके जो अच्छी चीजें हैं, अफर्मेशन सुनना है जो भी है, तो आप लेफ्ट ईयर में वो ईयरबड लगा सकते हो। और उससे क्या होगा, आपका श्रवण नक्षत्र का भी एक्टिवेशन हो रहा है, और आपका 11th हाउस का भी एक्टिवेशन हो रहा है। क्योंकि आप अच्छी चीजें सुन भी रहे हो, है ना। और आपका लेफ्ट ईयर यानी 11th हाउस, आपका पाइसिस साइन अभी एक्टिवेशन है, इसलिए बता रहा हूँ ये रेमेडी। ऐसा नहीं है कि ये कभी भी, लेकिन इन जनरल 11th हाउस आपको किसी को भी किसी भी एस्टेंडेंट के लिए एक्टिवेट करना है, तो लेफ्ट कान जो है ना अपना, लेफ्ट ईयर की हेल्थ अच्छी रखो। लेफ्ट ईयर अगर खराब है किसी का, प्रॉपर तुरंत ट्रीटमेंट करवाओ। वो अगर डैमेज हो गया ना, तो आपके फाइनेंसेस, आपके विश फुलफिलमेंट को डैमेज करवा सकता है, इतनी ताकत है। ठीक है। तो ये सब हमारे जो भी 12 हाउसेस है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स को दिखाते हैं। तो 11th हाउस हमारा लेफ्ट ईयर है, अगर लेफ्ट ईयर डैमेज है तो आपके फाइनेंशियल गेन्स में, आपके विश फुलफिलमेंट में गड़बड़ दे सकता है। ठीक है। तो ये इन जनरल चीजें खराब करता है 11th हाउस। तो ईयर का अच्छी चीजें सुनो आप, इस ड्यूरेशन में आपका 11th हाउस एक्टिवेट है तो अच्छी चीजें सुनो, अफर्मेशन लिखो। तो ये हाईली मैनिफेस्टेशन एक रेमेडी हो गई आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन भी हुआ है ऑलरेडी, और आप इस ड्यूरेशन में रेमेडी करते हो, तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी भी है, और आप करोगे तो इसका ना आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप लेफ्ट ईयर में पॉजिटिव चीजें, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको मोटिवेशन, कोई स्पीकर है तो उसकी चीजें सुनो, कोई भी चीजें सुनो, अच्छी चीजें सुनो। उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि जो भी सुनोगे आपका थॉट प्रोसेस वैसे डिजाइन होगा, उस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और उसी हिसाब से आप डिसीजन लोगे लाइफ में। ठीक है। तो आप ये एक वन ऑफ द रेमेडी हो गई। और आपको थोड़ा बहुत ये भी है, जैसे ये भी हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, फोकल पॉइंट इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में 8th हाउस, तो ये 9 से 12th आता है, तो ये फादर है, तो ये फादर से 12th आया। तो हो सकता है फादर के खर्चे बढ़ रहे हैं, अच्छा इन्फ्लुएंस में क्या हो सकता है, फादर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे। नहीं तो 12th हाउस लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, 9 से 12th है ना। तो हो सकता है किसी हेल्थ की वजह से थोड़ा बहुत पैसा एक्सपेंसेस ज्यादा चल रहा है, उनको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है इसकी वजह से पैसे लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, 8th हाउस इंश्योरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आप खुद भी इंश्योरेंस निकाल सकते हो, प्लान कर सकते हो। ऐसा हो सकता है फादर को भी इंश्योरेंस निकालना है, हेल्थ इंश्योरेंस।
ऐसा हो सकता है फादर फॉरेन या अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, अब्रॉड ट्रैवल करने की सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इनमें इंटरेस्ट बढ़ रहा हो फादर का, ये भी हो सकता है। और ये और चीजें क्या है, यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा बहुत ना खराब इन्फ्लुएंस है ना, तो ये हेल्थ में सीरियसली इशू दे सकता है फादर को, ठीक है, क्योंकि ये 9 से 12 आता है ना, 8th हाउस। तो आपके केस में वैसे भी सैजिटेरियस साइन एक्टिव है इनिशियल, तो जो जो शुरुआत का फेज है ना 2026 का, तो फादर के हेल्थ के हिसाब से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन दे सकता है, और डिपेंड करता है कौन से पॉइंट। तो आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है तो फादर को गाइड क्या कीजिए कि वो ऑलरेडी एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, शिफ्ट कीजिए। तो शिफ्ट कैसे करना है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। अगर हॉस्पिटल में आप रेगुलर चेकअप करवा सकते हो, अपना फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हो, इनका, आपका खुद का भी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर ना ये आपको थोड़ा बहुत किसी को जो कमर से नीचे के जो बॉडी पार्ट है, यानी प्राइवेट पार्ट्स में कोई इशू दे सकता है, अगर यहाँ पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो वो थोड़ा बहुत दे सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है किसी को। किसी को ना फिशर वगैरह, पाइल्स वगैरह की दिक्कत आ सकती है, अगर यहाँ पे फायरी प्लेनेट है तो, सन, मार्स वगैरह, केतु वगैरह ऐसे प्लेनेट है तो ये भी दे सकता है, तो थोड़ा बहुत वहां पे ध्यान रखिए। और क्या है और चीजें देखिए, और कुछ बाकी है क्या? ठीक है, सेकेंड हाउस है, मैंने बताया था आपको, सेकेंड हाउस फाइनेंस के लिए, ओवरऑल आपके स्टडी इम्प्रूवमेंट, इनकम वगैरह के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए अच्छा है, ठीक है। एकदम सडन नहीं होगा कुछ, लेकिन आप सोचोगे, आपके दिमाग में रहेगा कि एकदम सडन तरीके से सब कुछ मिल जाए मुझे, लेकिन होगा धीरे, क्योंकि सैटर्न का 11th हाउस में ट्रांजिट एकदम से नहीं देता है, लेकिन हाँ देता जरूर है, प्रॉमिस करता है वो चीजें, लेकिन देता धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे आपके फाइनेंस इंप्रूव हो सकते हैं, तो आप सेविंग कीजिए, चीजें अच्छी होगी, तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। तो आपको सेविंग के बारे में सिखाएगा जुपिटर यहाँ पे, ठीक है। अननेसेसरी रिस्क लेना छोड़िए, यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी आप कहाँ पे ऐसा मिल सकता है, कोई नई स्किल सीखोगे तो वहाँ पे, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में जाएगा, तब कोई नई स्किल सीखना अच्छा रहेगा आपके लिए। कम्युनिकेशन सुधार सकते हो आप, अपना नई लैंग्वेज सीख सकता है कोई, किसी को लैंग्वेज अगर सीखना है, 3rd हाउस क्या है, लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने कम्युनिकेशन। कोई चाह रहा है नई लैंग्वेज सीखना है तो नई लैंग्वेज सीख सकता है यहाँ पे। स्किल बेस वर्क, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह हो गया, इसमें जो है उनके लिए बहुत अच्छा फेज है ये, ठीक है। कहीं किसी को शॉर्ट ट्रिप्स पे जाना है, शॉर्ट ट्रैवल करना है ना, तो हो सकता है, किसी के फ्रिक्वेंट ट्रैवल हो सकते हैं। तो अगर नहीं हो रहे तो ऑब्वियस है करना चाहिए आपने, तो उस हाउस को बैलेंस करना है, तो इसीलिए कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी में हम ये देखते हैं वैसे। तो कर्मा अलाइनमेंट जिस हिसाब से जुपिटर का ट्रांजिट और सैटर्न का ट्रांजिट होता है ना, तो उस हाउस से रिलेटेड इवेंट ऑलरेडी अगर आप कॉन्शियस एफर्ट्स लेके करते हो, तो आपके कर्मा ऑलरेडी अलाइंड होते हैं। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी, अगर आपको पता है ये कैसे, जब भी आपको देखते आता है अगर जुपिटर किस हाउस में कब जा रहा है, सैटर्न किस हाउस में कब जा रहा है, और उस हिसाब से उस हाउस से रिलेटेड चीजें करना शुरू कर दोगे, आप ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड कर लोगे अपने लाइफस्टाइल में, तो उस हाउस से रिलेटेड अगर मैलेफिक भी चीजें है ना, तो वो मैलेफिक चीजें आपकी इतनी ज्यादा आपको तकलीफ देगी नहीं। आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती है वो चीजें, फिर आपके कर्मा को अलाइन करती है, आपका आपको ना एक सिखाती है, एक्सेप्टेंस में लाती है, ठीक है। यानी कि वैसे भी एक रूल क्या है ना, हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ का वन वर्ड आंसर है एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना पहले ही सारी चीजें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है चीजों में फिर, है ना। फिर जुपिटर आएगा 4th हाउस में, तो होम प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें होगी, नया घर खरीद सकते हो, नई जगह रहने जा सकते हो, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह, नई गाड़ी खरीद सकते हो, है ना। हम्म, अच्छी चीज है ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है। तो ये ओवरऑल है, लेकिन रिजल्ट थोड़े बहुत वैरी करेंगे अलग अलग एसेंडेंट के, आपके प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। उसमें मैं ये सारे एसेंडेंट जब कवर हो जाएंगे, तब मैं प्लैनेट, हर एक प्लैनेट के ऊपर जब जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा वो कवर करूंगा, ठीक है। तो बस ये इतना कीजिए आप। और दूसरी चीज याद रखिए, जैसे मैंने बताया था एलिमेंट का, तो एक और एक चीज है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एरीज एसेंडेंट के वीडियो में बोला था, कि अगर आपको देखना है ना ट्रायंगल में सारी चीजें इंक्लूड है, अगर नाग यानी जो सांप है, उसका शेप भी देखोगे ना वो ट्रायंगल शेप में है, और वो कहाँ रहता है, भूमि के नीचे यानी पाताल लोक में, और उसी के ऊपर पूरी धरती खड़ी है।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या क्यों है, उस क्षेत्रपाल है, यानी रक्षक है वो, है ना। तो पूरे काल को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी चीज क्या है ना, टाइम यानी बैलेंस कैसे आता है, इवन आप ट्रायंगल से आपके त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये तीनों बैलेंस होते हैं। और वात पित्त कफ से ही सब कुछ है, ठीक है। और आप देखोगे ना, अगर आपके केस में आप किसी, अगर आप आपके आजू बाजू में पेड़ भी देखोगे, तो ये पेड़ भी क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है मैक्सिमम। और पेड़ में अगर लेट से कोई झाड़ एकदम से एक साइड झुका हुआ है, तो राइट साइड में झुका है, और आपके एरिया में बहुत पुराना पेड़ है वो, और बहुत सालों से है, तो आप देख सकते हो उस साइड में जब लोग जब भी देखोगे आप, थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत लॉजिकल माइंडसेट के हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में दिखेंगे मैक्सिमम लोग आपके आजू बाजू में। तो ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ऐसा नहीं एक टाइम से आएगा एक पेड़ से सब कुछ आप देखोगे। उसके बेबी प्लांट भी रहते हैं आजू बाजू में, उस पेड़ के आजू बाजू जो भी प्लांट रहेंगे, है ना, वो बेबी प्लांट भी रहते हैं वहां पे। तो उन सबको पेड़ को मिला के कंक्लूजन पे आना पड़ता है, और आपको समझ में नहीं आएगा इतना। लेकिन हाँ, आप देखोगे पेड़ पे अगर कोई भी कट्स वगैरह है, पेड़ का जो भी, पेड़ अगर बहुत डैमेज है, किसी ने बहुत कट्स वगैरह किए हैं पेड़ पे, तो आप देखोगे ना, जितने ज्यादा कट्स होंगे, जितना ज्यादा पेड़ का जो शेप है, वो जितना ज्यादा डैमेज होगा पेड़, उतनी ज्यादा सर्जरीज होती है उस एरिया में लोगों की। ये भी पेड़, एक पेड़ बताता है, ठीक है। उसमें भी कैसे सर्जरी हो सकती है, अगर एकदम बॉटम में पेड़ को डैमेज किया गया है, तो आपको लेग लेग सर्जरी हो सकती है, बीच में है तो पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड सर्जरी, ठीक है। अगर बहुत ऊपर है तो हेड रिलेटेड सर्जरी वगैरह इश्यूज दे सकते हैं। तो एक पेड़ की हेल्थ बताती है आपकी ओवरऑल एरिया में सबकी हेल्थ कैसी रहेगी। एक बड़ा पेड़ अगर कोई है ना, तो आपके 100 मीटर में जो भी घर है, वो पूरे घर 100 मीटर के अंदर अंदर सारी चीजों को कवर करता है एक पेड़। और आपके घर में ऐसा कोई पेड़ है, तो जो ऐसा डैमेज है, तो उसको तुरंत एक तो ठीक करवाइए। तो देखिए अगर बहुत पुराना है, तो उस हिसाब से आप उसको देखिए कैसा कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए उसको इम्प्रूवमेंट। अगर वन साइडेड एक्सट्रीमली झुका हुआ नहीं चाहिए पेड़, लेफ्ट साइड में झुका है तो बहुत ओवर सेंसिटिव हो गए लोग, बहुत मूडी लोग मिलेंगे आपके घर के आजू बाजू में, ठीक है। और यूजुअली लोग मेडिकल प्रोफेशन में मिलेंगे। इन जनरल एक साइड वन साइडेड जितने भी पेड़ झुके हुए मिलेंगे ना, वो मैक्सिमम लोग मेडिकल प्रोफेशन में मिलेंगे आपको। क्योंकि सन सन और मून, ये लेफ्ट और राइट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड मून को रिप्रेजेंट करता है, राइट साइड इसको रिप्रेजेंट करता है, अपने मस्कुलाइन ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। और जो आप देखोगे जितने भी नरिशमेंट वाली चीजें, नरिशमेंट नरिश में कौन करता है, जैसे नरिश, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, है ना, डॉक्टर, यानी डॉक्टर क्या करते हैं, नर्सिंग जॉब हो गई किसी की, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे टेक केयर ही की जाती है ना लोगों की, ध्यान ही रखा जाता है। तो एनजीओज हो गए, तो ये आपके आजू बाजू वाटर सोर्स हो गए, ये दिखेंगे आपको अगर मैक्सिमम पेड़ लेफ्ट साइड में झुके हुए हैं तो। अगर राइट साइड में झुके हैं तो मैक्सिमम देखोगे आप उस एरिया में बहुत क्राउडेड प्लेस है ना, ज्यादा चीजें ऐसी थोड़ी बहुत ना, ये नहीं है वहाँ पे, ग्रीनरी प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम ये है, बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, कंजेस्टेड फील कर सकते हो, वहाँ पे रश है, बहुत रश है, ये फील कर सकते हो। जो अगर राइट साइड में बहुत झुके हुए पेड़ है तो उस एरिया में मैक्सिमम पेड़, तो ये चीजें देखोगे आप। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ऐसा नहीं कि एक दिन के ऑब्जर्वेशन से आएगा। आप नोटिस खुद करो, फिर खुद देखो, ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है वो एरिया में, कैसा अगर आप डिस्कस करते हो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है। तो एक पेड़ इसीलिए ना, जो अशोका ट्री है, पहले ना वास्तु में एक रेमेडी, अदर अदर गेट के आजू बाजू पहले लोगों के अशोका ट्री लगाते थे, क्योंकि वो स्ट्रेट और बैलेंस स्टेट में है, वो प्रॉपर ट्रायंगल है, क्योंकि वो आपके तीन दोष बैलेंस करवाता है, वात पित्त कफ। इतनी ज्यादा उसमें डीप ये इम्पोर्टेंस है कि उसके बिना लाइफ नहीं है। क्योंकि आप आपके मदर मदर फादर के बिना क्रिएट हो सकते हो क्या, नहीं। तो वो आपका लेफ्ट साइड मदर है, राइट साइड फादर है, और बीच में जो परपेंडिकुलर आप खुद हो, उनकी क्रिएशन हो। वैसे आप हमारे जब सांस लेते हैं लेफ्ट साइड से, जब भी सांस लेते हो आप, तो आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल जो आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। नाक भी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप में है नाक। और वो जो बीच है, जो जब दोनों सांसें एक साथ में चलती है, तो वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, यानी वो आप आपकी खुद की प्राण वायु है, आप खुद हो वो।
तो इसीलिए लोग ने शास्त्रों में पहले क्या बताया था कि मदर फादर के पैर लगो, यानी उनके ब्लेसिंग्स लो, बड़े लोगों के ब्लेसिंग्स लो, गुरु के ब्लेसिंग्स लो, मंदिर में जाओ, है ना। जो भी ऐसे जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण, जो भी दोनों फीमेल मस्कुलाइन से लेके जुड़े हुए लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण मंदिर, उससे आपके क्या होते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन ही ट्रेड बैलेंस हो रहा है, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। राधा कृष्ण की मूर्ति भी देखोगे लोग, देखेंगे लोग तो एकदम से सुकून मिलता है। शिव शक्ति की फोटो देखेंगे तब भी सुकून मिलता है। तो ये क्यों? क्योंकि आपके अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन ट्रेड बैलेंस होते हैं। इसलिए अगर आप डेली माता पिता के पैर भी लगो ना, तो आपका फेमिनाइन और मस्कुलाइन साइड बैलेंस होता है उससे। इससे आपकी ईड़ा पिंगला सुषमना सुषमना यानी आप खुद हो, ऐसा समझो, सुषमना यानी आप खुद हो और खुद पैर लग रहे हो। आप खुद अगर आपके माता पिता के खुद पैर लग रहे हो ना, तो वो ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो बहुत डीप साइंस है, और ये साइंटिफिक भी है। इवन लेटर ए जो है ना, वो ए भी, उसमें भी सब कुछ है, वो दिखाता है, वो भी बहुत कुछ दिखाता है। इवन जो ABCD जो लेटर है ना इंग्लिश के, हर लैंग्वेज के जो लेटर है, वो भी काइंड ऑफ किसी यंत्रा से कम नहीं है। तो हर किसी को एक अलग अलग रेमेडी कर सकता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ, किसी को पूजा पाठ सूट करता है, जो यजुर्वेद में होम हवन, किसी को होम हवन सूट करता है, जिसका लेट से राहु 9th हाउस में है, तो वो कर्मकांड वगैरह उसको इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो वो कर्मकांड में क्या आता है, पूरा पूजा पाठ होम हवन ये आता है, तो वो यजुर्वेद की रेमेडी हो गई। किसी को क्या आता है, किसी को सामवेद यानी जो संगीत है उसके लिए वो रेमेडी हो गई। संगीत या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, कोई भी तबला हो गया, ये बजाने से सुकून मिलता है। ठीक है। तो सुकून देने वाला प्लेनेट कौन है? सुकून देने वाला जो सौम्य प्लेनेट है ना, ये हमारे लाइफ में क्या करते हैं वैसे, बेसिकली वो डिजायर क्या रहती है उनकी, कि हमको मानसिक शांति प्रोवाइड करना। जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, ये कॉर्डियल रिलेशनशिप बिठाना चाहते हैं। मून थोड़ा वेवरी माइंडसेट बनाता है, वो कभी कभी बहुत अच्छा है रहता है, कभी कभी बहुत ये रहता है, वो डिपेंड करता है। और मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या करता है, वो जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उस हिसाब से रिजल्ट देता है। तो आपको देखना है, हर किसी के लिए अलग अलग रेमेडी है। संगीत भी एक बड़ी साधना ही है, आध्यात्मिक साधना है, क्योंकि वो सामवेद है ना, वो भी हर चीज जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप किसी भी चीज को मन से करते हो, अपना काम वगैरह कुछ भी, तो वो अपने आप में स्पिरिचुअलिटी से कम नहीं है। ठीक है। तो वो एक सामवेद की रेमेडी होगी संगीत। अथर्ववेद ये लोग जो करते हैं, जो इधर गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, जमीन में वो इधर डाल दो, किसी का वो कर दो, वो अथर्ववेद वाली रेमेडी है। तो हर किसी के लिए किसी के अलग अलग रेमेडी बनी है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है वो सही है, वो सही है ये गलत है, ये नहीं बोल सकते। अपने अपने हिसाब से हर कोई सही है, और हर किसी के लिए सारी रेमेडी लग नहीं सकती, तो इसीलिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग नेचर के लोग तो है। क्योंकि क्या है ना, सब सही, सब एक जैसे तो है ही नहीं ना नेचर के। एक घर में सारे एक जैसे नेचर के नहीं रह सकते, सारे लोग एक जैसे भी नहीं दिख सकते एकदम सारे के सारे। तो इसीलिए सारे लोगों के लिए रेमेडी भी अलग अलग बनी है, थॉट प्रोसेस भी उस हिसाब से हर किसी का अलग अलग है। ठीक है। तो उस हिसाब से रेमेडी भी है, हम बस लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और जो कि वही है प्रॉब्लम। एक्सेप्टेंस में आ जाओगे तो सारी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी, है ना। तो मैंने ऑब्वियस आई आई होप मैंने सारे हाउसेस भी क्लियर कर लिए सेकंड हाउस में। ये 11th हाउस भी क्लियर कर लिया, 11th हाउस रिलेटेड क्या क्या चीजें होगी, है ना। 9th हाउस 8th हाउस भी क्लियर कर लिया। इसको आप और डीप दे सकते हो, किस हाउस से ये कौन से रिलेशन, यानी 4th हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो मदर से कौन किस 5th आता है। तो क्या है, मदर से 5th आता है, तो मदर के लाइफ में 5th हाउस एक्टिवेट हुआ, 8th हाउस भी एक्टिवेट हुआ, तो ऑब्वियस है मदर के लाइफ में भी देख सकते हो थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं। थोड़ा बहुत ना अपने ही लोग, उनके थोड़े बहुत रिलेशन फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जॉइंट पेन, अगर एज ज्यादा है तो कमर दर्द, घुटनों का दर्द वगैरह, ये जो भी क्रॉनिक पेन्स है, क्रॉनिक डिजीजेज है, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। मार्स है तो सर्जिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरीके के इशू दे सकता है यहाँ पे सैटर्न मदर। ये आपके हर हाउसेस से रोटेशन करते आना चाहिए। मैंने थोड़े बहुत आप एग्जाम्पल देके समझाया ये। 9th हाउस का एग्जाम्पल लिया, 9th से 3rd आता है ये, उस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिए आपको ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो अगर पाई हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेमिनी असेंडेंट। ठीक है, तो आई होप पसंद आया वीडियो आपको। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप अपने कॉम्बिनेशन बताइए, आपकी जो जो भी मैंने बताया तो आपको क्या रेजोनेट किया, क्या अच्छा लगा, वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, टिल देन राम राम।